हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 29 नवंबर है और आज हम 29 नवंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 29 नवंबर का इतिहास जानते हैं कि 29 नवंबर का इतिहास क्या रहा है। तो आज के ही दिन 1759 में आपके जो आलमगीर द्वितीय थे, जो मतलब मुगल बादशाह थे, इनका हत्या कर दिया गया था, इनकी असैसिनेशन किया गया था 1767 में। इनके एक वजीर थे, उन्होंने इनको मार दिया था, ये अयोग्य शासक थे। उसके अलावा 1775 में जो सर जेम्स जे थे, उन्होंने इनविजिबल इंक का आविष्कार किया था आज के दिन। 1949 में एक एक्सप्लोजन विस्फोट हुआ था यूरेनियम खदान में। यूरेनियम जो माइन थी जर्मनी में, ईस्ट में जर्मनी में, उसमें एक खदान में विस्फोट हुआ था जिसमें लगभग 3700 लोग मारे गए थे। 1961 में जो आपके रूस के जो आपके स्पेस यात्री थे, जो पहली बार स्पेस में गए थे, यूरी गागरिन, वो भारत आए थे 1961 में आज के ही दिन। उसके अलावा 1989 में जो उस समय के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उन्होंने रिजाइन किया था क्योंकि वो जो इलेक्शन थे वो हार गए थे, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, प्रधानमंत्री के पद से। 1993 में देखा जाए तो ये जे.आर.डी. टाटा थे, जो भारत के पहले जिनको पायलट का दर्जा मिला था, अब इनका डेथ हुआ था। और ये भारत में द फादर ऑफ सिविल एविएशन के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने ही टाटा जो एयरलाइंस की स्थापना की थी, और उसके बाद उनको भारत सरकार को 1948 में दे दिया गया था। 1948 में भारत सरकार के अधीन हो गई थी और इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया था। उससे पहले इसका नाम टाटा एयरलाइन था और अभी वर्तमान में भी टाटा के पास वापस चली गई है। तो हम लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका 59वां एशिया पैसिफिक जो ब्रॉडकास्टिंग यूनियन असेंबली है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है आपके अनुराग सिंह ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांगर, या एस जयशंकर, या राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अनुराग सिंह, जो वर्तमान में प्रसारण और सूचना मंत्री हैं और आपके खेल मंत्री भी हैं। तो अभी जो ABU जो है आपकी एशिया पेस, शॉर्ट में इसको ABU को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन को ABU कहा जाता है, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुख्यालय यानी कुआलालंपुर और है मलेशिया में है। तो अभी इसकी 59वीं महासभा हुई है जो नई दिल्ली में आयोजित हुई है, और ये 25 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाली है। मतलब 25 से शुरू हो गई है, अब कल ख़त्म हो जाएगी 30 को। और इसकी जो थीम है लोगों की सेवा करना, संकट की घड़ी में मीडिया की भूमिका। मतलब इन्होंने बोला है कि जो मीडिया को ना अच्छी सूचना, प्रामाणिकता के साथ न्यूज़ देनी चाहिए, उनको मैटर की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, न कि TRP पे ध्यान देना चाहिए। ABU में जो आपकी एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी प्रोफेशनल एक संगठन है आपका। प्रसारण मतलब ब्रॉडकास्टिंग का एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें 50 संगठनों के प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 40 देशों ने, और उसमें से लगभग 300 अंतर्राष्ट्रीय जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और हमारी जो प्रसार भारती है वो इसका आयोजन कर रही है। प्रसार भारती की अगर बात करते हैं तो ये 1997 में इसको स्थापित किया गया था 23 नवंबर को, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और अभी इसके अध्यक्ष हैं आपके शशि शेखर वेम्पति, ये अभी आपके अध्यक्ष हैं इसके। और अगर मंत्रालय की बात करते हैं तो प्रसारण और सूचना मंत्रालय जो है वो अनुराग सिंह ठाकुर के अधीन आता है, इसीलिए इन्होंने जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अनुराग सिंह ठाकुर। अगर जगदीप धनगर की बात करते तो ये वाइस प्रेसिडेंट है वर्तमान में। और अगर हम एस जयशंकर की बात करते तो ये विदेश मंत्री हैं हमारे, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स इनको बोलते हैं, ठीक है, विदेश मंत्री को एक्सटर्नल अफेयर्स। और अगर राजनाथ सिंह की बात करते हैं तो ये वर्तमान में आपके रक्षा मंत्री हैं, ठीक है, डिफेंस वाले, लिख देता हूँ मैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस स्टार्टअप ने भारत में निजी क्षेत्र का पहला स्पेस व्हीकल लॉन्च पैड विकसित किया है? लॉन्च कर दिया गया है इसको, जो लॉन्चिंग सिस्टम अभी क्या था, इसरो जो भी हमारे स्पेस शिप होते हैं उनको सारे इसरो लॉन्च करती है, लेकिन अभी ये प्राइवेट संस्थाएं आ गई हैं उसमें बहुत सारी। तो आपको बताना है किस संस्था ने इसको, किस स्टार्टअप ने इसको लॉन्च किया है।
आपके ऑप्शन हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस या स्पेस एक्स। इस प्रश्न का सही हो जाएगा आंसर आपका अग्निकुल कॉस्मोस। ये कंपनी है आपकी, ये मद्रास मतलब आईआईटी मद्रास के जो छात्र उन्होंने बनाई है। तो ये अभी इसका इनॉग्रेशन किया गया है लॉन्च पैड का। तो चेन्नई बेस्ड ये स्टार्टअप है आपका, तो जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, इसको लॉन्च किया है और ये भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड होगा। और इसमें दो मतलब लॉन्च किए गए, एक लॉन्च पैड को और एक मिशन कंट्रोल सेंटर, मतलब इसको दोनों को लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है, आपको स्टार्ट किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर, मतलब उसी के परिसर में इसको बनाया गया है। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, उसी के परिसर में इसको भी बनाया गया है। और इसको इनॉग्रेट किया गया है जो आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसरो के, एस सोमनाथ जी, इनके द्वारा इसको कल यानी नवंबर 28 को इसको इनॉग्रेट किया गया था। ये दो भाग में मैंने बताया, जैसे अग्निकुल लॉन्च पैड रहेगा और दूसरा आपका अग्निकुल मिशन कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और ये जब जरूरत पड़ेगी तो इसरो से भी मतलब ऐसा दिया गया सिस्टम कि ये इसरो से भी सूचना साझा कर सके, उनका भी कंट्रोल यूज कर सके, मतलब इसरो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका 4 किलोमीटर के दायरे में है, 4 किलोमीटर दूर एक दूसरे से। और ये सब जो परिसर है आपका ये इसका SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर का ही परिसर में इसको किया गया है। अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो का मैंने पहले ही बताया था, इसको जो फॉर्म किया गया था 15 अगस्त 1969 में फॉर्म किया गया था। और किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, उसके जो पहले जिनका श्रेय जाता है विक्रम साराभाई को, इन्होंने इसको फॉर्म किया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ जी हैं। कुछ मिशन हमने इसमें ऐड किए हैं, जैसे चंद्रयान 1, पूछ लिया जाता है कि चंद्रयान फर्स्ट को कब छोड़ा गया था, 2008 में इसको भारत ने छोड़ा था और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। उसके अलावा हमने मंगलयान को भी भेजा 2013 में। और उसके अलावा 104 सैटेलाइट एक बार में हमने रिकॉर्ड बनाया था। इसको फिलहाल अभी स्पेस एक्स ने 143 स्पेस मतलब अभी सैटेलाइट छोड़ के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, लेकिन उससे पहले ही हमने रिकॉर्ड बनाया था 2017 में। और उसमें रॉकेट जो यूज किया था PSLV C37। ये पूछ लेता कभी कभी कि जो हमने 104 सैटेलाइट भेजे थे उसमें जो GSAT था ना, सबसे भारी उपग्रह था हमारा एक। चंद्रयान 2 को हमने लॉन्च किया था 2019 में और इसका जो आपको भेजा गया था व्हीकल जो था आपका GSLV M3। ये हैवी मतलब व्हीकल है आपका, लॉन्चिंग व्हीकल है। और इसमें रोवर आपका प्रज्ञान था और लैंडर विक्रम था, जिसका लास्ट में जिसको साउथ जो छोर था उसका मून का उस पर उतरना था। लेकिन ये लैंडिंग से कुछ ही पैर इसकी मतलब हार्ड क्रैश लैंडिंग हुई थी, हार्ड लैंडिंग बोलते, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी, तो इसका संपर्क टूट गया था। लेकिन अभी आपका जो चंद्रयान 2 है बाकी काम कर रहा है। ये रोवर और जो लैंडर है ये मतलब लॉस्ट हो गया, बाकी जो चंद्रयान 2 है वो अपनी काम कर रहा है। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर अग्निकुल हो जाएगा, ठीक है। और ये अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, ठीक है। तो ये बतानी है हैदराबाद, शिमला, नई दिल्ली या गोवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। बहुत जगह मतलब नई दिल्ली में आयोजित हो रही है और कुछ कुछ मीटिंग से अलग हो जा रही हैं। तो ये आपके विदेश मंत्री हैं वर्तमान में, जयशंकर, इन्होंने इसको ऑनलाइन वर्चुअल मतलब ऑनलाइन इसको इनॉग्रेट किया है। और ये आपकी देखिए 29 से 1 दिसंबर यानी 3 दिन के लिए आयोजित होगी। तो ये 7वीं आपका एडिशन है इसका, 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट विल बिगिन 29 नवंबर टू 1 दिसंबर न्यू दिल्ली। और जो आपके विदेश मंत्री हैं इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है और विदेश मंत्री आपको डॉक्टर एस जयशंकर हैं अभी वर्तमान में। और इसकी थीम रखी गई है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी का जो राजनीति है, भू राजनीतिक जो उसका थीम रखा गया है। अगर इस टेक्नोलॉजी समिट की बात करते हैं ग्लोबल की, तो ये 2016 में शुरू की गई थी और अभी ये 7वां यानी 16 और 6 22 हो गए, लेकिन 16 को भी काउंट करेंगे तो 7वां हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। शिमला तो आपकी राजधानी हो जाएगी हिमाचल प्रदेश की, हैदराबाद आपकी तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी, गोवा आपका एक राज्य है और इसकी राजधानी पणजी हो जाएगी। आपको ये बताना है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं आपको बता दूं हैदराबाद की राजधानी जब 2014 में अलग हुआ था
तो 10 साल के लिए राजधानी हैदराबाद थी, दोनों लोग सम्मिलित। लेकिन अभी 2024 के बाद अभी आंध्र प्रदेश ने घोषणा भी कर दी है कि उसकी राजधानी कहाँ है, तो आपको बतानी है अगर पता है तो। अगला प्रश्न है रेड प्लेनेट दिवस यानी जो लाल ग्रह है वो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से आपके 23 नवंबर, 25 नवंबर, 26 या 28। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, 28 नवंबर। तो ये मंगल ग्रह की तस्वीर है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 28 नवंबर 1964 को मंगल ग्रह पर सबसे पहले जो अंतरिक्ष यान भेजा गया था, मैरिनर 4, ये वहाँ पर जाके लैंड हुआ था। और इसीलिए हम इस दिवस को मतलब याद करने के लिए 28 नवंबर को इस दिन को यानी लाल ग्रह दिवस मनाते हैं। और ये 8 महीने की यात्रा करने के बाद दोबारा वापस पृथ्वी पर यानी 14 जुलाई 1965 को आ गया था। ठीक, इसका मिशन पूरा हो गया था, ये वहाँ से जाके कुछ नमूने लेके आया था। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं लाल ग्रह दिवस यानी रेड प्लेनेट डे। और कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 28 नवंबर। और आपकी ईयर कितनी थी? 1964। ठीक है, और इस 65 में वापस आ गया था 8 महीने के बाद। ठीक है, 65 में वापस आया था और 1964 में ये पहुंच गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है मोना लाओ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? आपको बताना है। हवाई आइसलैंड यूएसए, जावा आइसलैंड इंडोनेशिया, इक्वाडोर या सिसिली आइसलैंड इटली। सही आंसर हो जाएगा हवाई आइसलैंड यूएसए। यूएसए का आइसलैंड है हवाई, तो आप ये हो जाएगा सही आंसर। ये आपकी हुआ क्या है इसमें अभी ना, इसमें विस्फोट हो गया है और लगभग 40 साल के बाद इसमें विस्फोट हुआ है। और मतलब बहुत साल पहले इसमें विस्फोट हुआ था, 1980 के दशक में इसमें विस्फोट हुआ था और अभी इसमें दोबारा से विस्फोट हो गया और 100 मीटर कुछ ऊंचाई तक इसका लावा निकल गया है यहाँ पर। इसलिए इस न्यूज अभी चर्चा में बनी हुई है। कुछ 100 मीटर तक लावा निकला था। इस जगह को पूरा सा खाली करा दिया गया था। पहले से खाली जगह है थोड़ी सी और लोग इसमें पास नहीं रहते हैं। जो दूर दूर को भी जहाँ भी खतरा था वहाँ सरकार ने खाली कराया है। कुछ हम इम्पोर्टेंट अगर वॉल्केनोज देखते हैं, कुछ ज्वालामुखी देखते हैं तो देख लेते हैं यहाँ पर। स्ट्राम्बोली, जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, ये आपका इटली में एक सिसिली द्वीप है, उसकी एक साइड दूसरी साइड में है। उसके बाद विसुबीस ज्वालामुखी और माउंट एटना ज्वालामुखी, ये तीनों इटली में थी तो मैंने एक साथ कर दी हैं आपको। तीनों का नाम स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को अलग नाम दिया जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोला जाता है स्ट्राम्बोली को। ये भूमध्य सागर के पास है। तो और विसुवियस और माउंट एटना जो ज्वालामुखी है वो इटली में, आपकी इटली की राजधानी देखेंगे तो रोम हो जाएगी। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो आपकी इक्वाडोर में है। ठीक है, किलिमंजारो ज्वालामुखी अफ्रीका तंजानिया में है। कभी कभी अफ्रीका ऑप्शन दे दिया जाता है, कभी कभी तंजानिया जगह पूछ ली जाती है, तो तंजानिया में है। आपका बैरन जो आइसलैंड है, यहाँ भी बैरन ज्वालामुखी है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान में है आपकी। माउंट फ्यूजी या माउंट फ्यूजियामा बोलते हैं, ये आपकी ज्वालामुखी पूछी जाती है तो ये आपकी जापान में है। और अगर माउंट मेरापी या माउंट क्राका जो ताओ है, क्राकाताओ बोलते हैं इसको, ये इंडोनेशिया में है आपकी। ठीक है, तो कुछ मैंने मतलब बहुत सारी ज्वालामुखी है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो ज्वालामुखी हैं वो यहाँ पर नोट की हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा हवाई आइसलैंड। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली मतलब भारत के जो विदेश सचिव है उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, तो मैंने पूछा है इसमें आपके वर्तमान में भारत के विदेश सचिव आपको बताना है कौन है। ठीक है, ऑप्शन से आपके हर्षवर्धन श्रृंगला, आर वेंकट रमणी, विनय मोहन क्वात्रा या तुषार मेहता। इसमें मोस्टली लोगों का गलत होने वाला है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा, क्योंकि बहुत समय तक ना हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के विदेश सचिव थे तो लोग इसको ही मार के आ जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 2022 में था, हर्षवर्धन श्रृंगला रिटायर हो गए थे और उनके बाद 2022 में 34वें विदेश सचिव के रूप में इनको बनाया गया था। इनका नाम है आपका विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, इनको भारत सरकार ने क्या था, अभी इनको रिटायर होने वाले थे तो इनका कार्यकाल ना बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा दिया गया? 2024 तक बढ़ा दिया, 30 अप्रैल 2024 तक अभी ये भारत के विदेश सचिव बने रहेंगे। और ये अगर देखा जाए तो 1998 बैच के एक IAFS यानी भारतीय जो विदेश सेवा उसके अधिकारी हैं। IAFS IAS मतलब ये जो सर्विसेज होती हैं उसके अधिकारी हैं ये।
अगर देखा जाए वर्तमान जो न्यायवादी महान्यायवादी आपके आर वेंकट रमणी हैं, जो कि पहले इसके पहले आपके के वेणुगोपाल थे, के वेणुगोपाल राव थे, उनकी जगह पे आर वेंकट रमणी को उनको बनाया गया है। वर्तमान में अगर सॉलिसिटर जनरल की बात करते हो तो तुषार मेहता है, ये एग्जाम में पूछा गया था पिछले लास्ट में क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, आर वेंकट मतलब महान्यायवादी पूछा जाता है और सॉलिसिटर जनरल भी पूछा जाता है। ठीक है, हम जब संविधान पढ़ेंगे तो इनका आर्टिकल भी बता देंगे आपको। अगर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपके डी वाई चंद्रचूड़ हैं जो अभी वर्तमान में बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका विनयमान क्वात्रा। हर्षवर्धन श्रृंगला आपके रिटायर हो चुके 2022 में, और आर वेंकट रमणी आपके महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और तुषार मेहता आपके सॉलिसिटर जनरल हैं, यानी अधिवक्ता। अगला प्रश्न है, रिहैब योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? अभी रिहैब योजना चर्चा का विषय बनी हुई है, तो आपको बताना है कि पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए रिहैब योजना है क्या, मैं बताऊंगा आगे। तो पहले आप देख लेते किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के द्वारा, या वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण के द्वारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा यानी KVIC के द्वारा, या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। सही आंसर हो जाएगा KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो इसमें क्या हुआ है, ये जो ना हनी के बॉक्स रखे जाते हैं, इसमें क्या होता है, तो ये आपके इस योजना को लॉन्च किया। मैं पहले आप ये बॉक्स देख लीजिए, ये हनी है, मतलब जो मधुमक्खी के होते हैं ना उसके बॉक्स, हनी बीज बोलते हैं उसको। मधुमक्खी के बॉक्स रखे जाते हैं, और इसमें क्या होता है, रिहैब जो है ना, हाथी और मनुष्य का जो संघर्ष है उसको रोकने के लिए इसको किया है, क्योंकि हाथी मधुमक्खियों से डरता है। कभी मधुमक्खी दिखेगी उसको तो वो भाग जाएगा वहाँ से, मतलब उस जगह 2-4 मधुमक्खी लग गई क्योंकि वो डरता है, मधुमक्खी हो गया, चींटी हो गया, लेकिन मधुमक्खी से अच्छा खासा डरता है। अगर हम KVIC का फॉर्मेशन देखते हैं तो उसको 1957 में फॉर्म किया गया था, ये और देख लीजिए आप। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका खादी और ग्रामोद्योग आयोग। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जाएगा? देखिए, बाहर तो आपका इंटरनेशनल बौद्ध यूनिवर्सिटी है, लेकिन भारत में भी इसको अभी मतलब प्रपोज किया गया है। तो आपको ये बताना कि किस राज्य में बनाया जाएगा, इसको स्टोन किया गया है, अभी स्टोन इसका रख दिया गया है। ऑप्शन है आपके बिहार, उत्तर प्रदेश, असम या त्रिपुरा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। बिहार मत मार दीजिए, बिहार भले ही बोध गया सबसे रिलेटेड है बौद्ध धर्म से, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो अभी फाउंडेशन देखिए, इसका जो नाम होने वाला पूरा, इसका नाम है DDIBU, मतलब धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका पूरा नाम है। और इसको त्रिपुरा की डिस्ट्रिक्ट है एक मानुवंकुल, इसमें इसको लॉन्च किया गया है, इसका फाउंडेशन रखा गया है, और ये आज के दिन 29 नवंबर को रखा गया है। तो ये भारत की पहली आपकी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होने वाली है। ठीक है, तो इसमें एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन को दिया जाएगा, उसके साथ साथ और भी आधुनिक शिक्षा को भी दिया जाएगा। और ये जो अगर देखा जाए, बुद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, यानी जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उन्होंने इस धर्म को स्थापित किया था। और इसमें कभी कभी ना ये किताबें पूछ ली जाती हैं, जो इसकी किताबें हैं, विनय पत्रिका, विनय पिटक, सूत्र पिटक और आपका अभिधम्म पिटक, ये पूछ ली जाती हैं। तो ये पूछी जाती है जैसे किसमें क्या क्या दिया गया है, तो इसमें जो रूल्स हैं आपके, रूल्स एप्लीकेबल टू मोनेस्टिक लाइफ में क्या क्या रूल्स है वो आपके विनय पिटक में दिए गए हैं। और जो उसकी शिक्षाएं हैं धम्म, मतलब जो बुद्ध भगवान हैं उनके धम्म की जो शिक्षाएं हैं आपकी, वो सूत्र पिटक में दी गई हैं। जबकि फिलोसफिकल एनालिसिस यानी विश्लेषण और सिस्टमेटाइजेशन ऑफ टीचिंग, जो आपका पढ़ाने का जो सिस्टमेटाइजेशन किया गया है, वो आपका अभिधम्म पिटक में किया गया है। ठीक है, तो तीनों अलग अलग हैं, एक में रूल्स हैं, एक में आपका टीचिंग्स है उसकी, और एक में फिलोसफिकल है आपका। ठीक है, फिलोसफिकल एनालिसिस, ये आपका अभिधम्म पिटक में है। तो ये 3 एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कुछ आपकी जो बौद्ध समितियाँ हैं ये पूछी जाती है एग्जाम्स में, कि जो आप बताइए पहली बौद्ध समिति, दूसरी बौद्ध समिति, तीसरी और चौथी बौद्ध समिति कहाँ हुई थी। तो आपको देखा जाए तो तीसरी तो आपकी अशोक काफ़ी इम्पोर्टेंट बौद्ध समिति है। पहले से ही हम शुरू करते हैं। पहली बौद्ध समिति अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु जिसने अपने बाप को मार के ही अपना सिंहासन लिया था, बिंबिसार का लड़का था अजात शत्रु, अपने बाप को मार के राजगद्दी पे बैठ गया था, और इसको भी इसके बेटे उदयन ने मार दिया था। ठीक है, तो अजात शत्रु
पहली जो इसका जो जगह थी राजगृह, वहाँ पर उसके जो आपके चेयरमैन थे इस समिति के, मतलब जो काउंसिल हुई थी, इसके महाकश्यप थे, और ये 483 में हुई थी। देखिए 483 से सीधा 100 कम करेंगे तो 383 हो जाएगा, और 383 से सीधा अशोक में आएंगे तो अशोक का सबको हमें 261 पता है, जिसमें कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जाएंगे तो 250 मिल जाएगा। उसके बाद कनिष्क के राज्य में जाएंगे तो कनिष्क जो उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ किया था, तो उससे 72 AD ले लेंगे। ठीक है, तो 72 मतलब 78 के पास में है तो 72 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके रिलेट कर सकते हैं ईयर को। तो अगर कनिष्क कहाँ के राजा थे, ये कश्मीर के राजा थे, तो ये कश्मीर में हुई थी चौथी संगति, और उस समय वसुमित्र इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसमें एक और है, उपाध्यक्ष भी इसमें फर्स्ट टाइम बने थे। ठीक है, यानी 22 चेयरमैन ही बने थे। तो इसमें 22 चेयर कौन बने थे, आप बता सकते हैं क्या? नहीं, मैं बता देता। अश्व घोष इसमें थे जो उनको 22 चेयरमैन बनाया गया था। तो पहली समिति आपकी राजगृह में हुई थी, और अजातशत्रु जो राजा थे उस समय, और महाकश्यप चेयरमैन थे, 483 में हुई थी। दूसरी जो काउंसिल है आपकी, मतलब बुद्ध परिषद ही बोलते हैं हिंदी में, वो कालाशोक के कार्यकाल में हुई थी, और ये वैशाली में हुई थी, उसकी राजधानी थी। और उस समय सवाकामी इसके चेयरमैन बने थे। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के समय हुई थी, और इस समय इसमें पाटलिपुत्र में, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और इसमें मोगली पुत्र तिस, ये उस समय के इसमें हेड थे, चेयरमैन थे। चौथी वाली कनिष्क के समय हुई थी, और इसमें आपके वसुमित्र हेड थे, और जो 22 जो चेयरमैन थे, उपाध्यक्ष थे, वो आपके अश्व घोष थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, ये तीनों ओर से घिरा हुआ है आपका त्रिपुरा। अगला प्रश्न है आपका, विधि के समक्ष समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसमें मैं हिंदी का क्वेश्चन, इसमें आपका रॉन्ग हो गया है। विधि के समक्ष समानता तो हो गया है, ये 14 आर्टिकल है आपका। लेकिन इंग्लिश वाला हम देखते हैं, एबोलिसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत से संबंधित है। विधि का अगर देखेंगे तो विधि का आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, और जो अनटचेबिलिटी का जो आर्टिकल है वो आपका है 17। ठीक है, छुआछूत का जो अंत है वो किस संविधान के दिया गया है? ठीक है, तो विधि का मैं या हिंदी पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, विधि का 14 कर लेंगे, इसको 14 है। ठीक है, इंग्लिश का हम देखते हैं, जो आपका अनटचेबिलिटी है, स्लाइड ही चेंज हो गया पूरा, सॉरी। ठीक है, तो ये 14 जो आर्टिकल है ये आपका सही है, विधि के बीच समक्ष समान था। और जो आर्टिकल 17 के बारे में हमने बात की थी, ये अनटचेबिलिटी से संबंधित है, यानी छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, अनटचेबिलिटी, तो आपको ये याद रखना है, अनटचेबिलिटी। ये देखिए यहाँ पर देखते हैं, समानता के अधिकार पूछ लिया जाता है कहाँ से कहाँ तक है। मैंने कल भी रिपीट किए थे, मैं आज भी रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको याद नहीं हुए होंगे। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपके समानता के अधिकार हैं, यानी इसमें समानता मतलब आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार में पहले समानता के अधिकार हैं, समता के जिसको अधिकार बोलते हैं। उसके बाद आपके जो अभिव्यक्ति के अधिकार जो है, स्वतंत्रता के। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा दूसरी बार जब इसके आगे जाएंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंट 4 अधिकार हैं। पहला आपका विधि के समक्ष समानता, जो आर्टिकल 14 बोलता है। उसके अलावा दूसरा आपका अनुच्छेद 15 आपका धर्म यानी जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, यानी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये आपका आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 में जो भी गवर्नमेंट जॉब रहती हैं उसमें आपको सबको बराबर समान अधिकार दिया जाता है, अवसर की समानता, इसको ऑप्शन में सिंपल से अवसर की समानता बोला जाता है। अपॉर्चुनिटी में जो इक्वलिटी होती है वो आपका आर्टिकल 16 में दिया गया है। और आर्टिकल 17 की बात करते हैं, सो ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो जाएगा, यानी अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, मतलब जो लड़का 18 साल का हो जाएगा तो उसकी जो उपाधि, उसको कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। 17 में जो रहेगा, 17 से अस्पृश्यता, 17 अस्पृश्यता हो जाएगा। 16 में आपका अवसर की समानता हो जाएगी। 15 में आपका मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप, उस पर भेदभाव पे प्रतिबंध लगाया गया है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर। और 14 आपका विधि के समक्ष समानता है। ठीक है, आर्टिकल 1 से हमने 11 तक पहले भी हमने रिपीट किए थे। आज का जो हमने संगठन लिया है वो नाटो के लिया है, क्योंकि नाटो ने अभी पूरे विश्व में झगड़ा की जड़ यही है कहना जाए तो। क्योंकि यूक्रेन नाटो में सम्मिलित होना चाहता था और रसिया चाहता था कि नाटो यूक्रेन में सम्मिलित ना हो, इसीलिए उन लोगों का झगड़ा हो गया। मतलब उनका जो अभी वॉर अभी भी चल रहा है उसमें कितने लोगों की डेथ हुई है, कितना नुकसान हुआ है, आर्थिक स्थिति यूक्रेन की क्या हुई है, उसके बारे में
डिस्कस किया करेंगे कभी, जब ये पूरा शांत हो जाएगा माहौल, उसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। नाटो का अगर फुल फॉर्म देखते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, और जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था उसके बाद इसको बनाया गया था, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उस समय यूरोप थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो इन्होंने सोचा कि जो अकेला देश कोई भी अपनी सुरक्षा करने में इतना सक्षम नहीं था उस समय, तो सारे लोगों ने मिलकर के इस ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया था कि सभी लोग मिलकर के कोई भी अगर बाहर से हमें पे आक्रमण वगैरह करेगा तो हम उसको डिफेंड कर सकते हैं। तो उसमें 30 मेंबर हैं आपके, और इसको फॉर्म किया गया था 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है या इसको कब फॉर्म किया गया था, इसका हेडक्वार्टर है। कभी कभी मेंबर पूछ लिया जाता है, ये कम ज़्यादा होते रहते हैं क्योंकि कभी कोई नया मेंबर आ जाएगा, क्योंकि इसकी मेंबरशिप ओपन करके रखी है, कोई भी यूरोपीय देश इसमें मेंबरशिप ले सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स, यानी जो बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पर है। और इसके सेक्रेटरी जो जनरल हैं अभी जेंस स्टोल्टनबर्ग हैं। इसमें 30 देश हैं आपके, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, जो आपका चेक रिपब्लिक है, डेनमार्क है, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेगनारो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, स्पेन, तुर्की और ये आपका यूके और यूनाइटेड स्टेट। सबको दिया गया है, ईयर वाइज सेट किया गया है। शुरुआत में 1949 से लेकर के 2009 तक। सबसे लेटेस्ट है 2009 वाला है आपका अल्बानिया, ठीक है, अल्बानिया है आपका। क्रोएशिया भी 2009 में ही हुआ है, तो ये आपकी लेटेस्ट है। 2017 में आपका मोंटेगनारो, ये भी है। उसके बाद 2017 में तो शायद कोई नहीं हुआ होगा। तो ये नाटो कंट्री है आपका, ये पूरा विश्व का नक्शा है। इसमें हमारा ये प्यारा सा भारत है यहाँ पर, और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। आपको महाद्वीप बता देते हैं, ये आपका एशिया महाद्वीप है, यहाँ से ये वाला एशिया महाद्वीप है आपका, ठीक है। और ये आपकी आसियान कंट्री है, आसियान कंट्री यहाँ पर है पूरी, सॉरी यहाँ पर ये पूरी हो जाएगी आसियान कंट्री है आपकी। और ये आपका ओशिनिया महाद्वीप हो जाएगा। ये आपका रसिया है, रसिया में आधा भाग आपका एशिया में आ जाता है और आधा भाग आपका चला जाता है यूरोप में, ये आपका यूरोप हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका साउथ अमेरिका, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये अमेरिका सिर्फ इतना है, ये वाला बीच वाला ये दिख रहा है, ये अमेरिका है। ऊपर कनाडा है आपका बड़ा सा, और ये जो पार्ट अलास्का है ये यूएसए का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ नदियाँ, मतलब यहाँ पर पासेस है जिसको कैनाल पनामा में वो बनाया गया है, जिसमें व्यापार होता है। जैसे यहाँ पर स्वेज नहर है, बहुत सारी चीज़ें जब मैप के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। कुछ न्यूज़ हमने ऐड की है, कुछ करंट लाइन जो बन अफेयर चल रहे हैं अभी, देखते हैं। ह्यूमन राइट्स जो वॉच है, जो मतलब ह्यूमन राइट के लिए काम करती है, उसमें चीन में क्या हुआ, संघर्ष चल रहे हैं कुछ को, उनकी जीरो कोविड की जो नीति चल रही है, जीरो कोविड प्रोटोकॉल, उसके तहत लोग उसमें विरोध कर रहे हैं कि लोगों पर प्रतिबंध ना लगाया जाए, उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन गवर्नमेंट वहाँ की उस पर उनको मतलब पुलिस पे कार्रवाई भी कर रही है। और कभी जो अभी बीबीसी के एक पत्रकार थे उनको बंधक भी बनाया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया। तो वहाँ पर ये प्रदर्शन चल रहे हैं, तो इसमें ह्यूमन राइट ने इंटरफियर किया है और बोला है कि आप जो भी उनका शांतिपूर्वक अगर विरोध कर रहे हैं तो उन पर मतलब आप उनके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का सम्मान कीजिए और उन पर ज़्यादा अनुचित कार्रवाई मत कीजिए। उसके अलावा देखा जाए तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, जो मैंने पहले पढ़ाई थी कि ये कहाँ से आयोजन हो रहा है, इसका हरियाणा में हो रहा है, ठीक है। हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन हो रहा है। और आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि गीता को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कुरुक्षेत्र में हो रहा है और हरियाणा में हो रहा है, और हर साल मनाया जाता है। और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ पर इसको मतलब इसमें भाग लिया है, और इन्होंने इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी है उसको भी संबोधन किया है। उस समय पे हरियाणा के राज्यपाल जो आपके बंडारू दत्तात्रेय वो भी थे, मुख्यमंत्री जो थे हरियाणा के मनोहर खट्टर, नेपाल के एक राजदूत को भी बुलाया गया है, शंकर प्रसाद शर्मा, और भी बहुत सारे बड़े लोग मतलब मौजूद थे वहाँ पर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है आपका हरियाणा में मनाया जा रहा है, हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र में। और एक न्यूज़ है आपकी सिंगापुर की जो एयरलाइंस है विस्तारा, इसको एयर इंडिया में विलय करना, मतलब इसको कर दिया गया है, इसकी अनाउंसमेंट हो गई है।
और ये टाटा जो सन्स की कंपनी है उसमें 75% इसकी हिस्सेदारी खरीद लेगी और 25% हिस्सेदारी केवल इसके पास बचेगी सिंगापुर के पास। तो ये अलायंस हो जाएगा और इसमें लगभग बोला है विस्तारा ने कि हम एयर इंडिया में लगभग 2000 करोड़ का निवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो विस्तारा और आपकी एयर इंडिया दोनों ऐड होने वाली है, मतलब दोनों मर्ज होने वाली हैं। उसके अलावा देखते हैं तो भारत ने मालदीव को अभी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। उनका जो अभी स्थिति सही नहीं है इसलिए भारत ने कुछ सहायता किया है। और उसके अलावा ये अच्छा न्यूज़ है, कोविड से बचाव के लिए एक नाक से दी जाने वाली वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है बूस्टर डोज के रूप में। इस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक और ये बनाया है आपका भारत बायोटेक। भारत बायोटेक हैदराबाद में आपकी स्थित एक कंपनी है, ठीक है, जिसने कोविशील्ड बनाई थी आपकी भारत बायोटेक, उसी कंपनी ने ये नाक से देने वाली वैक्सीन बनाई है। इसमें स्प्रे रहेगा जो नाक के थ्रू दिया जाएगा और ये आपका कोविड से बचाव का काम करेगा। अभी जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन्होंने हिंदी पखवाड़ा 2022 के जो विनर्स थे उनको अवार्ड दिए हैं और ये जो आपकी पखवाड़ा हिंदी पखवाड़ा था इसको लोकसभा सचिवालय में आयोजित किया था संसद परिषद में और इसमें जो अवार्ड दिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष दिए हैं। ठीक, तो वीडियो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और अभी क्योंकि नया हमने इसको शुरू किया है तो कुछ मिस्टेक हो जाती हैं बोलने में, कभी कभी जल्दी बोलने में, कभी कभी, तो हम कोशिश करेंगे उसको और सुधारा जाए। जैसे ये दिन और जाएंगे तो आपका ये चैनल मतलब और हम अच्छे से इसको कर पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स आप कीजिए, कमेंट भी कीजिए, आपको कुछ नया चाहिए, जो भी पूछा जाता है उसका आंसर दीजिए। आप देख तो लेते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग इसमें। हम आपको छोड़े जाते हैं एक प्रश्न के साथ। प्रश्न है आपका, बांग्ला महोत्सव का 46वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाए? आप अगर क्लास रोज देख रहे हैं तो आप इसका आंसर कर पाएंगे, मणिपुर, मेघालय, असम या नागालैंड। तो आपको उचित जो भी आंसर इसका लगता है आप दे दीजिए कमेंट सेक्शन में। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।